Hello, welcome to my channel Study Law. Today, I will discuss with you Section 3 of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Section 3 comes up under Chapter 2, that is, Unfair Means and Offences. The heading of Section 3 is Unfair Means. But first, we will cover some definitions of this act which are relevant for understanding this section. First is candidate. As per Section 2, subsection 1, clause A, candidate means a person who has been granted permission by the Public Examination Authority to appear in public examination and includes a person authorized to act as a scribe on his behalf in the public examination. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट सिर्फ एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट ही नहीं है, इसमें वो ऑथराइज्ड स्क्राइब भी इंक्लूडेड है जो कैंडिडेट की तरफ से पब्लिक एग्जामिनेशन में लिखने के लिए ड्यूली ऑथराइज्ड हो, यानी लॉ के हिसाब से दोनों को कैंडिडेट की डेफिनेशन के एम्बिट में माना गया है. नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम. As per Section 2, Subsection 1, Clause D, computer network, computer resource, and computer system shall have the meanings respectively assigned to them in clauses J, K, and L of Subsection 1 of Section 2 of the Information Technology Act 2000. इस प्रोविजन में कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स और कंप्यूटर सिस्टम की नई डेफिनेशन नहीं दी गई है. इन टर्म्स का मीनिंग डायरेक्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉजेस जे, के और एल से अडॉप्ट किया गया है. इसको लीगल लैंग्वेज में मीनिंग असाइंड अंडर अनदर एक्ट या रेफरेंस बाय इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन. As per Section 2, Subsection 1, Clause E, conduct of public examination shall include all procedures, processes, and activities as may be prescribed for being adopted for the conduct of public examination. Conduct of public examination का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करना नहीं है. इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए फॉलो किए जाते हैं. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन. एज पर सेक्शन 2, सबसेक्शन 1, क्लॉज F, institution means any agency, organization, body, association of persons, business entity, company, partnership, or single proprietorship firm by whatever name it may be called, which is other than the public examination authority and the service provider engaged by such authority. Explanation. For the purposes of this clause, it is clarified that company includes a company as defined in clause 20 of section 2 of the Companies Act 2013, or a limited liability partnership firm as defined in clause N of subsection 1 of section 2 of the Limited Liability Partnership Act 2008. इस प्रोविजन में इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन को वेरी ब्रॉड बनाया गया है. इसमें किसी भी टाइप की एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, बिजनेस एंटिटी, कंपनी, पार्टनरशिप या प्रोपराइटरशिप फर्म शामिल हो सकती है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी और उसके एंगेज्ड सर्विस प्रोवाइडर को इस डेफिनेशन से एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है. साथ ही एक्सप्लेनेशन ये क्लैरिफाई करता है कि कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी के साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इंक्लूड होगी. इसलिए इस एक्ट के पर्पसेस के लिए दोनों को कंपनी के एम्बिट में माना जाएगा. यहाँ लेजिस्लेचर ने पहले इंक्लूसिव और वाइड डेफिनेशन दी है और फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसका स्कोप क्लैरिफाई किया है. जनरली एक्सप्लेनेशन का पर्पस नया लॉ बनाना नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन का मीनिंग क्लियर करना होता है.
Next is public examination. As per Section 2, subsection 1, clause A, public examination means any examination conducted by the Public Examination Authority as specified in the schedule or conducted by such other authority as may be notified by the central government. इस डेफिनेशन के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला, एग्जाम शेड्यूल में स्पेसिफाइड पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा कंडक्ट होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू किसी और अथॉरिटी को भी इंक्लूड कर सके। इसलिए डेफिनेशन का स्कोप नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सपैंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। एज पर सेक्शन 2 subsection 1 clause L, Public Examination Authority means an authority as specified by the central government by a notification from time to time for conducting the public examinations. इस प्रोविजन के मुताबिक पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी का सोर्स खुद एक्ट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। इसलिए कोई अथॉरिटी तभी इस डेफिनेशन के एम्बिट में आएगी जब उसको गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करे। फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रेज ये इंडिकेट करता है कि नोटिफाइड अथॉरिटीज की लिस्ट डायनेमिक है और गवर्नमेंट ज़रूरत के अनुसार इसको अपडेट कर सकती है। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर। As per Section 2, subsection 1, clause N, service provider means any agency, organization, body, association of persons, business entity, company, partnership, or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors, and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for conduct of public examination। इस डेफिनेशन को वेरी ब्रॉड रखा गया है। इसमें सिर्फ प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं बल्कि उसके एसोसिएट्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंप्यूटर रिसोर्सेज या एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करने वाले सपोर्ट एजेंसीज भी शामिल हैं। इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट करने में जो भी एंटिटी एंगेज्ड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो इस डेफिनेशन के एम्बिट में आएगी। हर प्राइवेट कंपनी सर्विस प्रोवाइडर नहीं होती, सिर्फ वही एजेंसी या एंटिटी सर्विस प्रोवाइडर होगी जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एंगेज की गई हो। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन 3। As per this section, the unfair means relating to the conduct of a business examination shall include any act or omission done or caused to be done by any person or group of persons or institutions and include, but not not be restricted to any of the following acts for monetary or wrongful gain। इस सेक्शन में लेजिस्लेचर ने अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन दी है। ध्यान दीजिए, यहाँ शेल इंक्लूड वर्ड्स का यूज हुआ है। इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं। यानी जो एक्ट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं वो तो डेफिनेटली अनफेयर मीन्स है, लेकिन अगर कोई और सिमिलर एक्ट एग्जामिनेशन की फेयरनेस को अफेक्ट करता है तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो भी इस डेफिनेशन के एम्बिट में आ सकता है। इस प्रोविजन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ कैंडिडेट पर अप्लाई नहीं होता। एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस या इंस्टीट्यूशन अगर पब्लिक एग्जामिनेशन में मॉनेटरी गेन या रॉन्गफुल गेन के लिए अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल हो सकता है। 1. लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की और पार्ट देयर ऑफ। अगर कोई पर्सन क्वेश्चन पेपर या आंसर की या उसका कोई भी पार्ट एग्जाम से पहले लीक करता है या लीक करवाता है तो ये अनफेयर मीन है। चाहे पूरा पेपर लीक हो या सिर्फ क्वेश्चंस, दोनों इस क्लॉज के अंदर कवर होगा। 2. Participating in collusion with others to effect leakage of question paper और आंसर की। सिर्फ पेपर लीक करना ही ऑफेंस नहीं है। अगर कोई पर्सन दूसरों के साथ कॉल्यूजन मतलब साजिश या कॉन्स्पिरेसी करके
पेपर लीक करवाने में पार्टिसिपेट करता है तो वो भी इक्वली लायबल होगा। यानी मास्टरमाइंड और अकम्प्लाइज दोनों इस प्रोविजन के एम्बिट में आते हैं। 3. Accessing or taking possession of question paper or an optical mark recognition response sheet without authority। अगर किसी के पास अथॉरिटी के बिना क्वेश्चन पेपर या ओ एम आर रिस्पॉन्स शीट मिलती है या वो उसका अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेता है तो ये भी अनफेयर मीन्स माना जाएगा। यहाँ एक्चुअल यूज जरूरी नहीं, अनऑथोराइज्ड पोजेशन भी काफी है। 4. Providing solution to one or more questions by any unauthorized person during a public examination। अगर एग्जाम चल रहा है और कोई अनऑथराइज्ड पर्सन कैंडिडेट को आंसर्स या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है तो ये भी ऑफेंस है, चाहे आंसर्स फोन से आए, ब्लूटूथ से आए या किसी और तरीके से, सब इस क्लॉज के अंडर आएगा। 5. Directly or indirectly assisting the candidate in any manner unauthorizedly in the public examination। अगर कोई पर्सन कैंडिडेट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी अनऑथराइज्ड तरीके से हेल्प करता है तो वो अनफेयर मीन्स है। या हेल्प का फॉर्म मैटर नहीं करता, अनऑथराइज्ड असिस्टेंस ही ऑफेंस है। 6. Tampering with answer sheets, including optical mark recognition response sheets। अगर कोई आंसर शीट या OMR शीट में बाद में चेंजेस, ओवरराइटिंग या मैनिपुलेशन की जाती है तो इसे टेम्परिंग माना जाएगा और ये अनफेयर मीन्स है। 7. Altering the assessment except to correct a bona fide error without any authority। अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स या असेसमेंट को अथॉरिटी के बिना बदला जाता है तो ये ऑफेंस है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर बोनाफाइड एरर यानी जेन्युइन मिस्टेक को करेक्ट किया जा रहा हो और उसकी अथॉरिटी हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा। 8. Willful violation of norms or standards set by the central government for conduct of a public examination on its own or through its agency। अगर कोई पर्सन या एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन कंडक्ट से रिलेटेड नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स की विलफुली यानी जानबूझकर वायोलेशन करता है तो ये भी अनफेयर मीन्स है। 9. Tampering with any document necessary for shortlisting of candidates or finalizing the merit or rank of a candidate in a public examination। अगर शॉर्टलिस्ट, मेरिट लिस्ट या रैंक फाइनलाइज करने वाले डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन की जाती है तो ये भी ऑफेंस है। इसका ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस को अनफेयर तरीके से इन्फ्लुएंस करना होता है। 10. Deliberate violation of security measures to facilitate unfair means in conduct of a public examination। अगर एग्जाम की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को जानबूझकर तोड़कर या बाईपास करके अनफेयर मींस फैसिलिटेट किए जाते हैं तो ये क्लॉज अप्लाई होगा, यानी सिक्योरिटी ब्रीच भी ऑफेंस है। 11. Tampering with the computer network or a computer resource or a computer system। अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग, मैनिपुलेशन या अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस करता है तो ये भी मीन्स है। 12. Manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations। अगर कैंडिडेट्स की सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट एलोकेशन में जानबूझकर मैनिपुलेशन की जाती है ताकि चीटिंग या अनफेयर एडवांटेज मिल सके तो ये भी ऑफेंस माना जाएगा। 13. Threatening the life, liberty, or wrongfully restraining persons associated with the public examination authority or the service provider or any authorized agency of the government or obstructing the conduct of a public examination। अगर कोई पर्सन पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड एजेंसी के ऑफिशियल्स को धमकाता है, उनकी लिबर्टी को अफेक्ट करता है, उन्हें रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है
या एग्जाम कंडक्ट करने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो ये भी अनफेयर मीन्स है। 14. Creation of fake website to cheat or for monetary gain. एंड अगर कोई फेक वेबसाइट बनाकर कैंडिडेट्स को चीट करता है या पैसा कमाता है, जैसे फेक रजिस्ट्रेशन पोर्टल या फेक रिजल्ट वेबसाइट, तो ये क्लॉज अप्लाई होगा। 15. Conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat or for monetary gain. अगर कोई फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, फेक एडमिट कार्ड इशू करता है या फेक अपॉइंटमेंट और ऑफर लेटर देकर लोगों को चीट करता है या मॉनेटरी गेन लेता है, तो ये भी अनफेयर मीन्स है। So, this is Section 3 of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. मैं और भी sections की वीडियो बनाता रहूँगा. Please like my videos and subscribe to my channel. Thank you.